क्या है, और उस सिलेबस में हमने सोशियोलॉजिकल थ्योरीज पर डिस्कस करना स्टार्ट किया था। हमने आपसे कहा था कि नॉर्मली किसी भी सब्जेक्ट में जब हम उसको देखते हैं तो हमारे सामने आता है थ्योरी, थॉट एंड अप्लाई। थ्योरी, थॉट एंड अप्लाई। जिन सिद्धांतों पर कोई भी सब्जेक्ट बना हुआ है वो सिद्धांत कौन कौन से हैं। थॉट, जिन खास विचारकों ने, जिन खास थिंकर्स ने अपनी बातों को रखा है सोसाइटी को अंडरस्टैंड करने के लिए, सोसाइटी को समझाने के लिए, वो आपके थॉट प्रोसेस में आते हैं। और तीसरा होता है अप्लाइड, मींस कि हम उस थ्योरी और थॉट को अप्लाई कैसे करते हैं, किस सोसाइटी में कर रहे हैं, सोसाइटी का स्ट्रक्चर क्या है, और अगर हम सोसाइटी में अप्लाई कर रहे हैं तो सोसाइटी के स्ट्रक्चर में बदलाव आएगा या नहीं आएगा। इन सारी चीजों पे अगर हम बात करते हैं तो वो उसका एप्लीकेशन फॉर्म या अप्लाइड फॉर्म होता है। प्योर फॉर्म और दूसरा अप्लाइड फॉर्म। प्योर फॉर्म में दो चीजें आई, थ्योरी एंड थॉट, और अप्लाइड फॉर्म में आया कि थ्योरी और थॉट को हम किस तरह सोसाइटी पर या सोशल स्ट्रक्चर या सिस्टम पर अप्लाई करते हैं। तो हम लोगों ने खासकर डिस्कस किया था थ्योरीज को लेकर कि थ्योरीज क्या है और हम उसे कैसे अंडरस्टैंड कर सकते हैं अपने इस टॉपिक में। मेरी स्क्रीन दिखाई पड़ रही है? स्क्रीन आप लोगों को दिख रही है? यहाँ स्क्रीन है, इसमें लिखा है सोशियोलॉजिकल थ्योरी, कि सोशियोलॉजी में थ्योरी क्या है और हम उसे कैसे अंडरस्टैंड करते हैं। वी नो दैट सोशियोलॉजी इज द स्टडी ऑफ ह्यूमन सोसाइटी, ह्यूमन बिहेवियर एंड ह्यूमन लाइफ। जब हम सोशियोलॉजी की बात करते हैं तो सोशियोलॉजी को हम मानव समाज, मानव व्यवहार और मानव जीवन से जोड़कर चलते हैं कि जहां कहीं भी मनुष्य है वहां समाज है, और समाज के संबंधों, समाज के स्वरूपों, समाज के फॉर्मेट को समझना ही समाजशास्त्र है। हमने लास्ट सेमेस्टर में यानी कि फर्स्ट सेमेस्टर में पहले भी आपसे डिस्कस किया है कि सोशियोलॉजी का सब्जेक्ट मैटर क्या होगा और सोशियोलॉजी का स्कोप क्या है। हम स्ट्रक्चर पे भी बात कर चुके हैं और उसके फंक्शंस पर भी बातचीत कर चुके हैं। तो सोसाइटी के स्ट्रक्चर, फंक्शन, सिस्टम, बिहेवियर और ह्यूमन लाइफ पर डिस्कस करना या उसको समझना हमारा खासकर बात करते हैं तो हम कहते हैं कि वो सोशियोलॉजिकल थ्योरीज का पार्ट बनेगा। सेकेंड पॉइंट है द सब्जेक्ट मैटर, सिंस द सब्जेक्ट मैटर इज वास्ट, जबकि इसका जो सब्जेक्ट मैटर है बहुत ज्यादा है, बहुत बड़ा है, फिर भी एंड कॉम्प्लेक्स। हमने आपसे लास्ट टाइम पे डिस्कस किया था जब सोशियोलॉजी को हम लोगों ने डिस्कस करना स्टार्ट किया था और ये कहा था कि सोशियोलॉजी साइंस है या नहीं, तो उस पर हमने कहा था कि सोशियोलॉजी एक कॉम्प्लेक्स सिस्टम है, एक ऐसा कॉम्प्लेक्स सिस्टम जो बेसिकली बेस करता है किस पर, सोशल बिहेवियर पर, सोशल रिलेशन पर, और सोशल रिलेशंस चूंकि कॉम्प्लेक्स होते हैं इसलिए सोशियोलॉजी की स्टडी भी कॉम्प्लेक्स है। It is very difficult to find a single theoretical standpoint. इसलिए हम किसी एक थ्योरी पर बात करें कि समाज शास्त्र या समाज केवल एक ही सिद्धांत पे काम करेगा तो नहीं हो सकता। समाज को समझने के लिए हमारे डिफरेंट व्यू पॉइंट होंगे, डिफरेंट पर्सपेक्टिव होंगे, डिफरेंट तरीके होंगे। हमने आपसे पहले भी डिस्कस किया है पर्सपेक्टिव्स पर। पर्सपेक्टिव क्या है कोई बताएगा? पर्सपेक्टिव क्या है? हाँ, हमने आपसे डिस्कस किया था our attitude towards something. वेरी गुड। पर्सपेक्टिव का मतलब होता है किसी भी विषय को देखने या समझने का नजरिया, हमारा उपागम, हमारा अप्रोच या हमारा परिप्रेक्ष्य। तो हम किसी भी चीज को केवल एक तरीके से नहीं देखते, उसको देखने का हमारा डिफरेंट एंगल है, और डिफरेंट एंगल पे जब चलेंगे तो हर एंगल एक थ्योरी के रूप में काम करेगा। तो rather lots of debates are noticed on the ways of studying human society
and how the interpret the research results. तो सोशियोलॉजिकल थ्योरीज जो बात करती है वो बात करती है डिबेट्स पर, और साथ साथ बात करती है कि हम डिबेट को भी छोड़ें और चलें कि जो रिसर्च से रिजल्ट हमारे सामने आएगा तो उसका इंटरप्रिटेशन हम कैसे करेंगे। इंटरप्रेट हमने कल आपसे डिस्कस किया था किस पर, मैक्स वेबर पर, और मैक्स वेबर का एक अप्रोच हमने आपसे कहा था वर्स्टेहन अप्रोच। वर्स्टेहन का मतलब होता है अंडरस्टैंडिंग, हमारी समझ। तो जब हम किसी भी विषय को देखते हैं तो हमारे देखने का क्या नजरिया है, क्या दृष्टिकोण है, और जिस दृष्टिकोण या नजरिए से हम देखने की कोशिश करते हैं वही हमारा कहलाता है थ्योरी या हमारा पर्सपेक्टिव। Therefore, in order to have a proper idea about sociological theories, we may discuss the following topics. जब हम सोशियोलॉजी की थ्योरीज पर डिस्कस करते हैं तो कुछ टॉपिक्स हैं जिन्हें हमें देखना है। पहला, अर्ली ओरिजिन्स, जिस समय समाज शास्त्र का जन्म हो रहा था या समाज बन रहा था उस समय क्या था सिस्टम। फिर लेटर डेवलपमेंट्स, उसके बाद कौन कौन से विकास के आधार बने, और फिर प्रेजेंट डे अप्रोचेस, आज के समय में सोसाइटी को समझने या उसे अंडरस्टैंड करने का क्या नजरिया या क्या दृष्टिकोण है। आपको याद होगा हम लोगों ने डिस्कस किया था यूरोसेंट्रिक मूरिंग्स पर, यूरोप केंद्रित उद्भवता पर। समाजशास्त्र का जो उद्भव है वो यूरोप में हुआ, और यूरोप में होने के कारण यह माना गया कि इसके ऊपर सबसे ज्यादा इंपैक्ट दो रेवोल्यूशन थी जिसका इंपैक्ट पड़ा। पहली रेवोल्यूशन थी फ्रेंच रेवोल्यूशन यानी फ्रांसीसी क्रांति, और दूसरी रेवोल्यूशन थी इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन यानी औद्योगिक क्रांति। इस फ्रांसीसी क्रांति और औद्योगिक क्रांति ने समाज की राजनीति और समाज की अर्थव्यवस्था में बदलाव किया, और जैसे ही राजनीति और अर्थव्यवस्था में बदलाव आया समाज के दूसरे पक्षों पर भी इसका पूर्ण प्रभाव दिखाई पड़ने लगा, और एक नए विषय की डिमांड होने लगी जो इस प्रकार के संबंधों को या इस प्रकार के विषय को समझने की कोशिश करे, जिसमें नाम आया आगस्त कोंत का। आगस्त कोंत ने कहा कि जैसे भौतिक विज्ञान के नियम होते हैं वैसे ही हमारे सामाजिक विज्ञान के नियम होंगे, और हमें समाज को वैज्ञानिक तरीके से समझने की कोशिश करनी होगी। अर्थात हर एक घटनाक्रम के पीछे कोई ठोस कारण होगा, उस ठोस कारण को हम खोज निकालेंगे और तर्क के आधार पर हम अपने सिद्धांतों या समाज को समझने व समझाने का प्रयास करेंगे, जो शुरुआत में दिखाई पड़ता है हमें आगस्त कोंत के सिद्धांतों में। लेकिन उसके साथ साथ हमने कहा कि सोशियोलॉजिकल थ्योरीज जो बेस करती है वो बेस करती है समाज को देखने के नजरिए पर। आप समाज को अगर आपके देखने का नजरिया प्रकार्यात्मक है तो आपकी थ्योरी फंक्शनल होगी। अगर आपका समाज को देखने का नजरिया संघर्षात्मक है तो आपकी जो थ्योरी कहलाएगी वो कॉन्फ्लिक्ट थ्योरी होगी। अगर आपको देखने का नजरिया आपका घटना की विचारों से है तो आपकी थ्योरी फेनोमेनोलॉजी कहलाएगी। मींस कि जैसा आप समाज को देखेंगे उसी आधार पर समाज की व्याख्या या उसे डेवलप करने की कोशिश करेंगे। तो चार मुख्य सिद्धांतकार हमें दिखाई पड़ते हैं बिल्कुल जो अर्ली ओरिजिन्स के हैं। आगस्त कोंत, इमाइल डर्कहाइम, कार्ल मार्क्स और मैक्स वेबर। जिसमें आगस्त कोंत पर हम इसमें डिस्कस नहीं कर रहे हैं, हम डिस्कस करेंगे बेसिकली अपना जो हम लोग के यहाँ टॉपिक है और जो सिलेबस है उसमें इमाइल डर्कहाइम, कार्ल मार्क्स और मैक्स वेबर को हम लोग डिस्कस करेंगे सोशियोलॉजिकल थ्योरीज के रूप में। नॉर्मली हम बात करें तो सोशियोलॉजिकल थ्योरीज इस बात पर फोकस करता है कि समाज को देखने का नजरिया और उसका आधार क्या बनना चाहिए। ऐसे में डिफरेंट पर्सपेक्टिव हमें देखने को मिलते हैं। जैसे पहला पर्सपेक्टिव है जिसको हम बोलते हैं
सिंबॉलिक इंटरैक्शनिज्म, पहला पर्सपेक्टिव है सिंबॉलिक इंटरैक्शनिज्म अर्थात सांकेतिक अंतःक्रियावाद। इसमें खासकर नाम आता है हॉवर्ड एस बेकर का। हॉवर्ड एस बेकर, उसके साथ साथ कार्ल मेनहीम, और नाम आता है इसमें मीड का, जॉर्ज हर्बर्ट मीड का, जो सिंबॉलिक इंटरैक्शनिज्म की बात करते हैं। उन्होंने कहा कि शुरुआती दौर में अगर हम समाज के विकास की बात करें तो हमारे पास भाषा नहीं थी, हमारे पास लैंग्वेज नहीं थी, और हम एक दूसरे से जो इंटरैक्शन करते थे उस इंटरैक्शन का जो आधार होता था वो कैसा होता था? सांकेतिक होता था। हम सिंबॉलिक संकेतों में बात करते थे और हमने अपनी बातचीत के संकेत बना रखे थे। इसीलिए हम इसको बोलते हैं सांकेतिक अंतःक्रियावाद। अंतःक्रिया क्या है? व्हाट इज इंटरैक्शन बिटवीन दो लोगों के बीच। बिल्कुल सही। दो लोगों के मध्य होने वाली बातचीत या दो लोगों के मध्य होने वाली क्रिया को हम अंतःक्रिया कहते हैं। इसमें हमने आपसे पहले भी डिस्कस किया था, किसी भी अंतःक्रिया में सबसे जो इंपॉर्टेंट थिंग हमारे सामने वर्क करती है उसमें हम दो पॉइंट लेके चलते हैं। पहला स्टिमुलस और दूसरा रिस्पॉन्स। प्रश्न स्टिमुलस है और रिस्पॉन्स उत्तर है। हर एक व्यक्ति के अंदर किसी भी चीज को जानने की जिज्ञासा है, क्योंकि मनुष्य सबसे अधिक जिज्ञासु है और उसे दिखता है कि हमारे आसपास जो भी घटनाएं हो रही हैं उसके पीछे के कारण क्या है, उसके पीछे का स्वरूप क्या है, उसके बारे में जानकारी प्राप्त करना उसके लिए सबसे पहली जिज्ञासा बनती है। तो ऐसे में वो करता क्या है, वह कोशिश करता है कि अपने आसपास की चीजों को समझने के लिए कुछ शब्दावली का प्रयोग करना शुरू कर देता है। इस अंतःक्रियावाद में वो शब्दावली का प्रयोग करके धीमे धीमे अपनी चीजों को विभिन्न प्रकार के शब्दों और क्रियाओं से जोड़ने की कोशिश करता है। उसके साथ साथ उसने क्या किया, हर व्यक्ति को समझने और जानने के लिए भी संकेत दे दिए। संकेत क्या दे दिए? उसका नाम। नाम भी आपका संकेत है। ठीक, आपका नाम आपका एक्सक्लूसिव नहीं है कि आपका नाम रोहित है तो कोई किसी और का नाम रोहित नहीं हो सकता है। ठीक, यानी कहने का हमारा मतलब है आप रोहित के नाम के संकेत में हैं और आपको इस नाम से पहचाना जाता है। तो हर व्यक्ति की एक पहचान के लिए हमने संकेत बनाने शुरू किए और उस संकेत के लिए हमने भाषा का प्रयोग करना शुरू किया। उसको हम बोलते हैं सांकेतिक अंतःक्रियावाद। ठीक, हाँ जी, तेज बोलिए, कोई क्वेश्चन है तो। चलिए, दूसरा खासकर बात आई, दूसरी जो समझने का तरीका था वो था फेनोमेनोलॉजी। फेनोमेनोलॉजी हम लोग पहले भी डिस्कस कर चुके हैं थ्योरीज पर, हम सिर्फ आपको इसलिए रख रहे हैं कि आप एक बार उसको रिवाइज करके देख लें। फेनोमेनोलॉजी, इसको हम बोलते हैं प्रघटना विज्ञान। फेनोमेना का मतलब होता है प्रघटना और लॉजी का मतलब है विज्ञान। किसी भी घटना को समझने के लिए हम जिस प्रकार के विज्ञान या अध्ययन का प्रयोग करते हैं उसे हम प्रघटना शास्त्र कहते हैं। अर्थात कि समाज को समझने के लिए कोई भी घटना है उसको हम कैसे समझें, कैसे जानें और उसको समझने का हमारा तरीका क्या होगा, ये कहलाता है आपका फेनोमेनोलॉजी। इसको बोलते हैं हम प्रघटना विज्ञान। तो इसमें खासकर नाम आता है एडमंड हसरल और अल्फ्रेड शूज का। एडमंड हसरल और अल्फ्रेड शूज ये कहते हैं कि जो घटना आपके सामने दिख रही है जरूरी नहीं है कि वो घटना सत्य हो सकता है कि आपको जो घटना दिखाई जा रही है वो मिथ्या हो। अगर आप समाज के नागरिक हैं तो ये आपकी जिम्मेवारी बनती है कि आप घटना की वास्तविक तह तक जाएं और
उसकी वास्तविकता को जानने की कोशिश करें। दैट इज द रियल वर्ल्ड, रियल वर्ल्ड। और हम लोग फंसे किसमें हैं? हम लोग फंसे हैं यूटोपिया में, मींस सपनों की जिंदगी में, स्वप्न चिंतन में। जैसा हमें मीडिया दिखा देगा हम उसमें फंस जाएंगे, जैसा हमें सोसाइटी दिखा दे रहा हम उसको वैसे ही समझने लग रहे हैं। हमने अपनी एनालिसिस करना छोड़ दिया है। हम खुद घटना के क्रम में जाएं, घटना वास्तविक क्या है उसको समझने की कोशिश करें और यथार्थ को जानने की कोशिश करें, तभी हम समाज को अच्छी तरीके से अंडरस्टैंड कर सकते हैं। कोई भी स्क्रीन ना शेयर करे और ना स्क्रीन पे कोई चीज राइट करिए। अपना स्क्रीन शेयर का सिस्टम हटा दीजिए आयुष चौहान, नहीं तो मैं रिमूव कर दूंगा। स्क्रीन पर किसी प्रकार का कोई भी इंडिकेशन इस पे ना करें, नहीं तो मैं रिमूव कर दूंगा और फिर क्लास आप ज्वाइन नहीं कर पाएंगे। आप स्क्रीन देखिए, स्क्रीन पर कहीं भी आपको कोई भी चीज कंफ्यूज कर रही है आप उससे मुझे पूछ सकते हैं, उस पर किसी प्रकार का डिजाइन मत बनाइए। ओके, चलिए। तो प्रघटना विज्ञान में अल्फ्रेड सूस और एडमंड हसल कहते हैं कि हमें रियलिटी को जानना होगा, वास्तविक समाज को जानना होगा। जब तक हम वास्तविक समाज को नहीं जानेंगे हम उसको अच्छी तरीके से अंडरस्टैंड नहीं कर सकते हैं, क्योंकि जो चीजें हमें दिखाई जा रही हैं उनमें से बहुत सी चीजें गलत हैं। क्लियर? तीसरा नाम आता है, इसमें नाम आया इथनोमेथडोलॉजी का। हम लोग ने पहले भी डिस्कस किया है। इथनोमेथडोलॉजी क्या है इसकी हिंदी? कौन बताएगा? बताओ विनीता। इसको हिंदी में कहा था हमने लोक विधि विज्ञान, लोक विधि विज्ञान। जो ह्यूमन के बारे में। हाँ, लोक विधि विज्ञान, जो सामान्य लोग अपनी चीजों को या सामान्य सी घटनाओं को करने में कार्य करते हैं, हम उसे लोक विधि विज्ञान कहते हैं। मतलब एक किसी विशेष समाज की संस्कृति दूसरे विशेष समाज की संस्कृति से भिन्न है। क्लियर? दोनों के कार्य करने के तरीके भिन्न होंगे, दोनों की हो सकता है भाषाओं में भी बदलाव आ जाए। क्लियर? लेकिन हम ये ध्यान रखते हैं कि जो भी भाषा प्रयोग की जा रही है उस क्षेत्र में हम उसको जानने की कोशिश करें और उसका अर्थ निकालें। समझे बल? जैसे उत्तराखंड में बहुत चीजों में लास्ट में हम लोग यूज करते हैं बल। yes, वो जाता रहा बल, वो काम कर रहा बल। ठीक, तो ये बल शब्द क्या है? ये लोकल ट्रेडिशन है, लोकल लैंग्वेज है, जिसको हम समझने की कोशिश करते हैं। तो हमारा यहाँ कहने का सिर्फ मतलब यही पर यह है कि हमें यह जानने की आवश्यकता है कि किसी भी भाषा, किसी भी क्रिया का लोग अर्थ कैसे लगाते हैं, और जो अर्थ लगाकर मैंने कहा है क्या वही अर्थ आप समझते हैं? जैसे एक उदाहरण मैं बताता हूं कि मान लिया आपके घर में कोई आया, ठीक है, और आपसे कहा गया कि भाई इनके चाय वाय का प्रबंध करो, चाय वाय का प्रबंध करो। अब चाय तो समझ में आ गई, ये वाय क्या है? वाय का मतलब यह है कि साथ में नाश्ता पानी। क्लियर? यानी कहने का हमारा मतलब यह हो गया कि हमने बताया और आपने समझ लिया। तो बहुत सी चीजें ऐसी भी होती हैं कि हम उसके अर्थ का आधार समझने की कोशिश करते हैं, उसे अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं, तो वो हमारा इथनोमेथडोलॉजी कहलाता है। और लास्ट है रेडिकल सोशियोलॉजी। रेडिकल सोशियोलॉजी, इसको हिंदी में कहते हैं आमूलचूल परिवर्तनवादी समाजशास्त्र। आमूलचूल यानी समाज को पूरी तरीके से बदल देना, परिवर्तित कर देना, परिवर्तनवादी समाजशास्त्र। यानी समाज में जब हम अचानक से बदलाव लाने की, नए स्वरूप को लाने की कोशिश करते हैं,
तो हम उसे बोलते हैं कि वो हमारा रेडिकल सोशियोलॉजी है। क्लियर? ये 4 मुख्य ऐसे सिद्धांत हैं जिस पर लोगों ने काम किया और अपने विचारों को रखा। उसके अलावा कुछ और भी सिद्धांत हैं जो हमें सोसाइटी में दिखाई पड़ते हैं। जैसे पहला सिद्धांत हम लोग डिस्कस करने चलते हैं तो हमें दिखाई पड़ता है फंक्शनलिस्ट अप्रोच। फंक्शनलिस्ट अप्रोच मतलब प्रकार्यवादी उपागम या प्रकार्यवादी सिद्धांत। प्रकार्य क्या है कोई बताएगा? प्रकार्य, फंक्शन, यूजफुल वर्क। हाँ गुड, यूजफुल वर्क या फ्रूटफुल वर्क, जो भी आप कह लें उसको, किसी भी संरचना का उपयोगी एवं लाभकारी कार्य प्रकार्य है। क्लियर? तो इसमें नाम आता है टालकट पार्सन्स का। टालकट पार्सन्स कहते हैं कि समाज की जो भी संरचना हमने बनाई है वो संरचना समाज को बनाए रखने के लिए जरूरी है। इवन देन टालकट पार्सन्स ने यहां तक कहा कि अपराध भी जरूरी है। इसका बड़ा विरोध भी किया उनका लोगों ने कि आप कैसे कह सकते हैं। तो उसने कहा कि अगर अपराध होगा तभी आप जान पाएंगे कि आपके सिस्टम में कमी आ रही है। अगर अपराध नहीं है, डिवाइंस नहीं है, विचलन नहीं है और कोई आपकी व्यवस्था के बारे में बुरा नहीं कह रहा है तो जरूरी नहीं है कि आप सही हो। इसलिए कहीं ना कहीं छोटी मोटी अपराध या विरोध के स्वर भी देखने चाहिए ताकि हम अपनी व्यवस्था को और बेहतर कर सके। तो समाज की जो भी व्यवस्था बनाई गई, टालकट पार्सन्स ने उस व्यवस्था को अपने एक मॉडल में प्रस्तुत किया था। वो मॉडल कौन सा था शिखा? वो मॉडल कौन सा था टालकट पार्सन्स का? तो यार एजिल। यस, वेरी गुड। किसने बोला? एजिल मॉडल। यस, एजिल मॉडल। एजिल मॉडल जो है टालकट पार्सन्स ने दिया था। ए फॉर एडॉप्टेशन यानी अनुकूलन, जी फॉर गोल अटेनमेंट यानी लक्ष्य की प्राप्ति समाज के बनाए गए साधनों से। तीसरा आई फॉर इंटीग्रेशन यानी एकीकरण, समाज की सभी संरचनाओं में एकीकरण रखना। और चौथा हमने आपसे कहा था वो था हमारा क्या? लेटेंसी ऑफ पैटर्न मेंटेनेंस। ठीक है? तो जो भी हमारे संस्कार, हमारी पुरानी प्रथाएं, परंपराएं हैं, इन सबको पूरी तरीके से सिस्टमैटिक तरीके से कंटिन्यूएशन में लाना, तो वो फंक्शनलिस्ट अप्रोच है। क्लियर? जैसे कुछ लोग समाज में आपको ऐसे मिलेंगे जो कहेंगे कि व्यवस्था अच्छी नहीं है, व्यवस्था में बड़ा खराब हो रहा है, उन्होंने ऐसा कर दिया, इसका विरोध होना चाहिए, उन्होंने ऐसा कर दिया, इसका विरोध होना चाहिए, और वो हमेशा एक विरोध की बात करते रहते हैं। क्लियर? ऐसे सिद्धांत को कहा जाता है संघर्षवादी सिद्धांत यानी कॉन्फ्लिक्ट थ्योरीज। क्लियर? यानी अगर हम बात करें तो संघर्ष को लेकर कि समाज में बड़ा संघर्ष है, समाज में ऐसा है, आपको आगे बढ़ना है तो संघर्ष करना होगा, इन सबको लेकर आप चलते हैं तो हमें दिखाई पड़ता है कि कहीं ना कहीं संघर्ष का आधार है। तो इसका स्वरूप देखने को हमें मिलता है। हाँ मनीष, हेलो, मैं मिलाता हूं, अभी क्लास में हूं। ठीक है? तो ऐसे में हम खासकर बात करें तो हम उसे बोलते हैं संघर्षवादी सिद्धांत, यानी हम कहीं ना कहीं कन्फ्लिक्ट में चल रहे होते हैं। तो मार्क्स कन्फ्लिक्ट थ्योरी देते हैं। क्लियर? तीसरे कहते हैं कि समाज में अगर क्रियाएं नहीं होंगी, सामाजिक क्रिया नहीं होगी तो समाज नहीं चलेगा। यानी अगर हम आपसे बात ना करें, आप हमसे बात ना करें, हम आपको ना पढ़ाएं और आप मेरी क्लास में ज्वाइन ना करें तो कोई फायदा नहीं है। यानी हम आपसे हैं और आप हमसे हैं। अगर क्लास में कोई बच्चा नहीं है तो मेरे पढ़ाने का कोई फायदा नहीं, और क्लास में सारे बच्चे हैं तो मैं नहीं हूं तो क्लास का फायदा नहीं है। यानी कहने का हमारा मतलब ये है, ये सामाजिक क्रिया है और सामाजिक क्रिया रेसिप्रोकल है, जिसकी बात करते हैं आपके रेडक्लिफ ब्राउन बात करते हैं,
SF नाडल बात करते हैं और मैक्स वेबर बात करते हैं, जिस पे हम आगे डिस्कस करेंगे मैक्स वेबर। तो समाज को समझने के जो डिफरेंट अप्रोचेस हैं, समाज को समझने की जो डिफरेंट हमारी क्रियाविधियां हैं, ये सब सामाजिक क्रियाओं को दिखाई पड़ती हैं, तो हम बोलते हैं इसका सोशल एक्शन अप्रोच। क्लियर? तो हमें स्टार्ट करना है, अपना जो पहला सिद्धांतकार है हमारे सिलेबस में वो है कार्ल मार्क्स, और कार्ल मार्क्स का सबसे इंपॉर्टेंट थिंग हमारे सामने आती है, वो इंपॉर्टेंट थिंग है कि इनका उपागम संघर्षवादी उपागम है। ये संघर्ष की बात करते हैं, एक ऐसे संघर्ष को लेके चलते हैं जिसके आधार पर वो कहते हैं कि समाज में हर तरफ संघर्ष का स्वरूप है। क्लियर? और सबसे चीजें बात करते हैं कि जो समाज का विकास है, ये नई वाली स्क्रीन आप लोग को दिखने लगी जिसमें कार्ल मार्क्स की फोटो बनी है? ओके। तो इसमें खासकर देखने को मिला, तो हम कहते हैं कि कार्ल मार्क्स कहते हैं कि कहीं ना कहीं हम संघर्ष को लेकर चल रहे हैं, लेकिन इस संघर्ष का सबसे अंतिम पड़ाव क्या है? वो सबसे अंतिम पड़ाव है सोशलिज्म, समाजवाद। तो कार्ल मार्क्स की थ्योरी कम्युनिज्म से लेकर सोशलिज्म तक चलती है, कम्युनलिज्म से लेकर सोशलिज्म तक चलती है। वो कहते हैं कि ये सारी चीजें कहीं ना कहीं हमें समाजवाद के रूप में देखने को मिलती हैं। तो कार्ल मार्क्स ने अपनी सारी चीजें संघर्ष को लेकर चलने की कोशिश करते हैं। खासकर हम बात करें तो कार्ल मार्क्स जो हैं, जो मेन थ्योरीज कार्ल मार्क्स के हमें देखने को मिलती हैं वो है लेबर थ्योरी ऑफ वैल्यू, यानी लेबर सिद्धांत क्या है। दूसरा उनका आता है एक सरप्लस वैल्यू और सरप्लस प्रोडक्ट की, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो उनके सामने दिखाई पड़ती है दैट इज एक्सप्लॉइटेशन। एक्सप्लॉइटेशन क्या है कि वो कहते हैं कि सोसाइटी में दमन करना, दमन है, और तब तक दमन होता रहेगा जब तक आप उसका विरोध नहीं करेंगे, आप उसके अगेंस्ट में खड़े नहीं होंगे। तो कहीं ना कहीं समाज में हमें देखने को मिलता है कि एक्सप्लॉइटेशन से समाज में संघर्ष की प्रक्रिया उत्पन्न होती है, और हम एक नए संघर्ष के आधार पर आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। वहीं पर दूसरी बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट, दैट इज सरप्लस वैल्यू। सरप्लस वैल्यू को हम बात करें तो ये है आपका अतिरिक्त मूल्य। अतिरिक्त मूल्य जो है कार्ल मार्क्स की सबसे इंपॉर्टेंट थ्योरी मानी जाती है। वो कहते हैं कि समाज में जो भी लाभ का अंश है, वो जो उच्च वर्ग है, हायर क्लास है, कैपिटलिस्ट है, पूंजीपति है, इलीट क्लास है, अभिजन है, वो सारी की सारी चीजों को, मार्केट वैल्यू को अपने पास रखता है, और वो सारे के सारे लाभ या फायदे खुद ले लेता है, जिस कारण से एक नई थ्योरी आती है जिसको कार्ल मार्क्स कहते हैं द थ्योरी ऑफ पापुराइजेशन। थ्योरी ऑफ पापुराइजेशन मींस रिच बिकम मोर रिचर एंड पुअर बिकम मोर पुअरर, यानी अमीर और अमीर होता जाता है तथा गरीब और गरीब होता जाता है, जो कार्ल मार्क्स अपनी थ्योरी में देने की बात करते हैं। यहां पर जो सरप्लस वैल्यू का आप देख रहे हैं, सरप्लस वैल्यू की जो थ्योरी पॉपुलराइजेशन की, उसमें कहते हैं सरप्लस वैल्यू इज इक्वल टू द न्यू वैल्यू क्रिएटेड बाय वर्कर्स इन एक्सेस ऑफ देयर ओन लेबर कास्ट। जो भी अतिरिक्त उन्होंने किया, जो भी अतिरिक्त उन्होंने कमाया, जो भी अतिरिक्त एफर्ट किया, वो सारी चीजें जो आपके सामने लाया, वो क्या है, वो प्रॉफिट के रूप में देखने को मिला। जैसे अगर हम बात करें इसमें, तो हमें प्रॉफिट के रूप में देखने को मिलता है कि क्या है इसका आधार। वही बात कर रहे हैं, इसमें क्या प्रॉब्लम आती है, ग्रेटर एक्सप्लॉइटेशन ऑफ वर्किंग पीपल। जो वर्किंग पीपल है, जो हमारा काम करने वाले मजदूर हैं, उनका एक्सप्लॉइटेशन बढ़ता है। इंटेंसिफिकेशन ऑफ प्रोडक्शन,
यानी हम कोशिश करते हैं हमारा प्रोडक्ट बढ़ जाए, फिर जो वर्कर्स के बेसिक राइट हैं वो कमजोर पड़ने लगते हैं। तो ऐसे में खासकर बात करते हैं जब वर्कर के राइट कमजोर पड़ने लगेंगे, बेसिक सिस्टम हमारा कमजोर पड़ने लगेगा, तो कहीं ना कहीं एक क्लास स्ट्रगल स्टार्ट होगा, जो क्लास कॉन्शियसनेस के रूप में देखने को मिलेगा, जिसमें हम आगे आपसे डिस्कस करेंगे कि उसका क्या बेस बनता है। क्लियर? जो क्लास की थ्योरी पे हम लोग डिस्कस करेंगे, जो थ्योरी सोसाइटी में दी है, हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म, जो हमने आपका हमारा जो मेन टॉपिक होगा हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म, यानी ऐतिहासिक भौतिकवाद। मार्क्स ने कहा समाज की सारी चीजें भौतिकवाद पर निर्भर करती हैं, पैसे पर निर्भर करती हैं, इकोनॉमी पर निर्भर करती हैं। अगर अर्थव्यवस्था खराब हो जाएगी तो सामाजिक संबंध भी कमजोर हो जाएंगे। अगर परिवार या रिश्तेदार का कोई व्यक्ति अच्छी जॉब में नहीं है या गरीब है तो लोग उससे भी दूरी बनाने लगते हैं। तो कहने का हमारा मतलब ये है, कहीं ना कहीं इस चीजों को देखने को मिलता है कि सोसाइटी जो है वो केवल भौतिकता पर, और इतिहास से लेकर आज तक का समाज सिर्फ भौतिकवाद पर है, जैसा कि कार्ल मार्क्स कह रहे हैं। हम इसे रियलिटी नहीं मानेंगे, हम आगे इसको क्रिटिसाइज भी करेंगे कि जरूरी नहीं है कि हर चीजें जो है भौतिकवाद से हैं, हमारे संबंध, हमारे धर्म, अन्य चीजें भी हैं। लेकिन कार्ल मार्क्स ने कहा कि नहीं, अर्थव्यवस्था बहुत कुछ इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है सोसाइटी के सिस्टम में। दूसरा कहते हैं वो एलियनेशन। एलियनेशन का मतलब होता है अलगाव, पृथक्करण। जिनके पास तो वस्तुएं हैं वो तो सरवाइव कर रहे हैं, लेकिन जिनके पास वस्तुएं नहीं हैं वो समाज से कट जाते हैं। और अगर उसके बाद भी, समाज से कटने के बाद भी, अगर वो वस्तुओं की आपूर्ति अपने व परिवार के लिए नहीं कर पाते हैं तो बहुत सी दशा में इतना अलगाव में चले जाते हैं कि आत्महत्या तक कर लेते हैं, जो दुर्खीम भी कहते हैं कि समाज में वो स्टैब्लिश नहीं हो पाए, कमजोर हो गए, गरीब हो गए, बाहर चले गए। आज आप देखेंगे जो बहुत सी आत्महत्याएं हैं, दोनों तरह का परसेंटेज दिखाई पड़ेगा आपको। कुछ लोग डिप्रेशन में कर रहे हैं, कुछ लोग किसी और चीजों में कर रहे हैं, लेकिन जो आत्महत्याओं का प्रतिशत है उसमें इकोनॉमी का इंपैक्ट ज्यादा है। किसानों की आत्महत्या जो कर रहे हैं बेचारे कर्ज से परेशान हैं, जो गरीब आत्महत्या कर रहा है वो बेचारा गरीबी से परेशान है, उसकी संख्या ज्यादा है। और भी कई कारण हैं, लेकिन आत्महत्या में एक कारण जो है वो गरीबी की समस्या जरूर है। तीसरा आता है मोड ऑफ प्रोडक्शन, यानी उत्पादन के साधन। खासकर सोशियोलॉजी में जब वो बात करते हैं कार्ल मार्क्स सोसाइटी को लेकर कहते हैं, तो वो सोसाइटी में एक मोड ऑफ प्रोडक्शन का ट्रायंगल बनाते हैं। वो कहते हैं हमारे जो उत्पादन के साधन हैं, जो मीन्स हैं, वो डिपेंड करते हैं हमारी लेबर फोर्स पर और हमारे प्रोडक्शन रिलेशन पर, हमारी शक्ति पर और हमारे प्रोडक्शन रिलेशन पर। तो ऐसे में हम खासकर बात करें तो कहीं ना कहीं ये चीज दिखाई पड़ती है कि सोसाइटी में जो सिस्टम बना हुआ है वो मोड ऑफ प्रोडक्शन से है, जिसमें हम लोग डिस्कस करेंगे खासकर डिफरेंट मोड्स पर। ठीक, पहला मोड हमारा होगा कम्युनिज्म का, दूसरा मोड होगा एंशिएंट स्लेव सिस्टम का, तीसरा मोड होगा फ्यूडलिज्म का, चौथा मोड होगा कैपिटलिज्म का, और पांचवा मोड होगा सोशलिज्म का, जिसको हम लोग डिस्कस करेंगे। फिर हम लोग डिस्कस करेंगे क्लास कॉन्शियसनेस, यानी वर्ग चेतना। एक जैसी घटनाओं से जुड़े हुए लोग आपस में जुड़ जाते हैं। जैसे हमारी कोई प्रॉब्लम है और वही सेम प्रॉब्लम फरमान की है, वही सेम प्रॉब्लम रोहित की है, वही सेम प्रॉब्लम शांति की है, तो ऐसे में क्या होगा कि हम लोग ग्रुप बना लेंगे कि सेम प्रॉब्लम है तो एक साथ मिलकर लड़ते हैं। इसे बोलते हैं वर्ग चेतना। इसके दो आधार बताए थे कार्ल मार्क्स ने, क्लास इन इटसेल्फ यानी स्वयं में वर्ग, और क्लास फॉर इटसेल्फ यानी स्वयं के लिए वर्ग, जिस पे हम डिस्कस करेंगे। और लास्ट में हम डिस्कस करेंगे मार्क्स की थ्योरी में क्लास स्ट्रगल पर, वर्ग संघर्ष पर। क्लियर?
कि दो वर्गों के बीच में संघर्ष कैसे होता है और उसका क्या बेस बनता है, जो मार्क्स की थ्योरी में हम समझने की कोशिश करेंगे। क्लियर? हमारी मीटिंग का टाइम बिल्कुल लास्ट मोमेंट पे हम लोग पहुंच गए हैं, लास्ट मिनट है। ठीक, तो कल हम लोग अपने इस मेन टॉपिक पर आएंगे, खासकर मार्क्स की मेन थ्योरी पर, हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म, यानी द कंसेप्शन ऑफ हिस्ट्री थ्रू द मटेरियलिस्टिक अप्रोच। ओके, Thank you, sir. चलिए Thank तो you, ठीक, sir. आप लोग इसकी जो है मैं देखिए Thank you, और चीज है तो आप हमसे उसमें पूछ सकते हैं। ओके, Thank you, sir. Thank you, sir.